हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र पाठक एचआर कंपटीशन एकेडमी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमारी जो ये लाइव क्लासेस चल रही है, इस क्लासेस के अंतर्गत हम प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू के रूप में हम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बना करके लाए हुए हैं। इसमें मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं, इस क्लास को यदि आप अटेंड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं, साथ में हम उनके कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ये एक पंथ दो काज वाले हाल हैं कि हम एक पंथ तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, दूसरा पंथ हमारा ये हो जाता है कि हम उसके डीप अध्ययन भी साथ साथ में करते चल रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको सेल के बारे में बता चुका हूं, सेल के कुछ क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करवा चुका हूं। इससे पहले मैंने आपको वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर, प्राकृतिक आवास के ऊपर और इकोसिस्टम्स के ऊपर भी मैंने आपको अलग अलग क्लासेस के रूप में आपको समझा चुका हूं। तो ये हमारी लाइव क्लासेस एचआर कंपटीशन एकेडमी की तरफ से लगातार जारी है, अनवरत जारी है, और जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं निकट भविष्य में होने वाली हैं, उनकी हम उसको नजर में रखते हुए उसके लिए आपकी हम तैयारी करा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे दिए हुए नंबर पर जो आपको स्क्रीन में लगातार अभी नजर आएगा, उस नंबर में संपर्क करके आप भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी कोचिंग सेंटर से हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर के एमसीक्यू बुक्स भी यहाँ से इशू हो चुकी हैं, जो आपको मार्केट में उपलब्ध होंगी, जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। तो दोस्तों अब हम विलंब न करते हुए सीधा सीधा हम अपने टॉपिक में चलते हैं, अपने क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, प्रीवियस क्लास भी मैंने सेल के ऊपर ली थी, आज भी मैं सेल के ऊपर ही क्लास को प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी को पता है, हम सभी को अच्छे से जानते हैं कि बायोलॉजी जब सब्जेक्ट जो विषय है, इसकी यदि हम शुरुआत करते हैं तो सेल से ही की जाती है। सेल को यदि हम समझ जाते हैं तो उसके टिश्यूज के बारे में या ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे प्राथमिकता हमको देनी चाहिए सेल के ऊपर, और सेल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि हमारा सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो जो भी प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न हमको आसान लगते हैं और आसानी से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर हम लेट्स स्टार्ट इसके बारे में, सेल के ऊपर, कि यहां पर हमने जाना था कि रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बताया था, और हम इसके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका का अध्ययन किया था। वहीं पर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इसके अलावा डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक कोशिका के अंदर एक जेली जैसे पदार्थ को देखा और उसको उन्होंने नाम सारकोड दिया। वहीं पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म की अवधारणा रखी। तो कोर्टी ने सर्वप्रथम देखा था। कोर्टी ने देखा जरूर था, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। और उसके पश्चात आते हैं अगले वैज्ञानिक हक्सले, और हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा। उसी प्रकार हम देखते हैं आज जीवन के भौतिक, जीवन की मौलिक इकाई कौन, कोशिका के टॉपिक पर। चलिए हम देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए लेकर के आए हैं हम, और वह प्रश्न है माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण है। क्यों? ऑप्शन देखेंगे आप। यह जल्दी पूर्ण होती है, भूमि के अंदर हो सकती है, पादप शरीर के सभी भागों में हो सकती है, और सी ऑप्शन कहता है समान कोशिकाएं उत्पन्न करती है। तो जहां तक हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हम जानते हैं कि जो सेल साइकिल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कोशिका चक्र के अंतर्गत एक होती है इंटरफेस, और इंटरफेस के पश्चात सेकेंड होता है एम डिवीजन। एम डिवीजन अर्थात यहां पर हम क्या करते हैं, कोशिका का विभाजन होते हैं। इंटरफेस अवस्था अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था। और यहां पर जो डिवीजन है, यहां पर क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है।
और कोशिका का विभाजन जो होता है, जहां पर हम केंद्रक का विभाजन करते हैं, कोशिका में अर्थात केंद्रक का विभाजन करते हैं, और केंद्रक का जो विभाजन होता है, यह विभाजन को हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस के रूप में। और यहीं पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं विभाजन को, खासकर कोशिका विभाजन को। एक होता है आसूत्री, जिसको हम एमिटोसिस कहते हैं, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के रूप में हम किसका अध्ययन करते हैं? माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये होता है किसके अंतर्गत? जीवाणुओं में हम देखते हैं, प्रोटोजोआ में हम देखते हैं, उनमें इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अमीबा को भी लिख सकते हैं इसमें हम, अमीबा। ये असूत्री विभाजन है। और माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन है, ये किसमें होता है? तो 2n अर्थात द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। द्विगुणित कोशिकाएं कहने का मतलब एक यही कोशिका विभाजित होकर के अपने ही समान 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और जिसमें समान संख्या में गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। वहीं अर्धसूत्री विभाजन अर्थात आपसे यदि ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध समसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो कोई भी जो कायिक कोशिका होती है वह अपने ही समान नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न हमारा है कि समसूत्री विभाजन जो है यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे समान नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या पहले की तरह रहती है। जिसमें पहले की तरह गुणसूत्रों की संख्या होगी वह कहलाएगा समसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है, तो ये आंसर सत्य है। ये बोलता है गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, जी नहीं। और गुणसूत्रों की संख्या घटकर 1/4 हो जाती है, तो यह भी नहीं आएगा और यह भी नहीं आएगा। मतलब गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है। किसमें? मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन अर्थात जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन। और जनन कोशिकाओं में मतलब क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 23 के रूप में हम अध्ययन करते हैं। और जब युग्मक जनन होता है तब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को हम जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक लैंगिक जनन है, लैंगिक सेक्सुअल हम इसका अध्ययन करते हैं। और समसूत्री विभाजन को अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जब कोशिका उत्पन्न होती है तो वह कोशिका कैसी उत्पन्न होती है? तो कोई भी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे अंत में द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है। कौन सी कोशिका बोल रहा हूं मैं? द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। देखते हैं ऑप्शन, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। क्या बोलता है? ध्यान रखिएगा कि द्विगुणित कोशिका का निर्माण किसमें हुआ? समसूत्री विभाजन में। सॉरी, थोड़ा सा इससे पहले मैं कुछ सेंटेंस था उसको अपोजिट बोल लिया था। द्विगुणित कोशिका का निर्माण किसमें होता है? समसूत्री विभाजन में होता है। आगुणित कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह स्थिर बनी रहती है। और ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन को जो हम स्टेप की बात करते हैं तो इन स्टेप को यदि हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन के अंतर्गत यदि हम इसको 2 स्टेप में पढ़ते हैं, यदि हम पहले की बात करते हैं तो पहली अवस्था आती है प्रोफेज अवस्था, दूसरी अवस्था आती है मेटाफेज 1, तीसरी अवस्था आती है एनाफेज, और चौथी अवस्था आती है टीलोफेज। और सबसे लंबी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी? यदि परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो सबसे लंबी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी है? प्रोफेज है, जो अलग अलग स्टेप में अर्थात L, J, P, T और D इन अवस्थाओं में यह पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन पे आते हैं कि तो
और इसी अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही जब क्रोमेटिड्स जो होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, इनके बीच में जब आपस में युगली या पेयरिंग होता है तो क्रॉसिंग ओवर्स की संभावनाएं बनती हैं। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, नए नए कुछ लक्षण आते हैं, मतलब आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात। लैंगिक प्रजनन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखता है, ये भी लाइन सही है। गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है अर्धसूत्री विभाजन, ये भी सही है। और द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करता है, तो ये आंसर किसका है, समसूत्री विभाजन का है। समसूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, अर्थात इसका आंसर क्या लेना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य आंसर डी हमको लेना है, डी हमको इसका उत्तर लेना। अगला प्रश्न, केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में अदृश्य हो जाती है, किस अवस्था में अदृश्य हो जाती है। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज अवस्था, या हम इस प्रकार से बात करें कि कोई भी जो कोशिका है, उस कोशिका में जब वह विभाजन या डिविजन्स होते हैं, तो इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं कि ये वाली जो अवस्था है ये कहलाता है जीवन। यहाँ पर हम G0 की बात करते हैं, यहाँ S की बात करते हैं, यहाँ G की बात करते हैं, और ये वाली अवस्था कहलाती है एम्फेस, एम्फेस अवस्था कहलाती है। और एम्फेस अवस्था को हम अलग अलग स्टेप में अध्ययन करते हैं। एक कहलाता है P, ये M, ये A, और ये T, और ये C, इस प्रकार से। तो ये वाली जो अवस्था है, मतलब इसके पीछे कौन सी अवस्था है, एम्फेस, मतलब पश्च अवस्था कहलाती है, पश्च एम अवस्था। जीवन फेस को क्या बोल सकते हैं, पश्च एम अवस्था। और इसके पश्चात हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से देखो प्रोफेज, ये प्रोफेज G2 के बाद हो रही है, G2 के बाद हो रही है, मतलब किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है। तो अदृश्य किस अवस्था में होती है, प्रोफेज अवस्था में। प्रोफेज अवस्था का कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर झिल्ली क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। न्यूक्लियर झिल्ली भी अदृश्य हो जाती है, साथ साथ में कोशिकांगों के रूप में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, ये सब अनुपस्थित हो जाते हैं प्रोफेज अवस्था में। और क्या होता है, तो प्रोफेज अवस्था में इसके बाद और क्या होता है जी, तो प्रोफेज अवस्था जो होती है, इस अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में पहला लाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। दूसरा आपको जितने भी कोशिकांग हैं, अर्थात ER, गोल्जी बॉडी, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं। और थर्ड लाइन याद रखिएगा कि जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड कंडेंस अर्थात संघनित होकर के क्रोमोसोम में बदलते। कौन सी अवस्था में ये होता है, प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में ये प्रोसेस होता है, तो आंसर क्या लेना है हमको, प्रोफेज। केंद्रक झिल्ली कब अनुपस्थित हो गई, प्रोफेज अवस्था में। अधिक संख्या में ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहने का तात्पर्य ये है कि अधिक संख्या में ल्यूकोप्लास्ट किसमें मिलते हैं, तो ये आंसर लेना है हमको फलों की कोशिकाओं में, ल्यूकोप्लास्ट के संदर्भ में। इसके पश्चात अभी हम आगे देखेंगे, जहां पर हम प्लास्टिड की बात करेंगे, जिसको हम बांटेंगे लवक को, तो हम आवर्णी लवक, वर्णी लवक और क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के संदर्भ में, दो सेंट्रियोल एक दूसरे के सापेक्ष रहते हैं, सापेक्ष स्थित रहता है। कौन सा कोण है, मतलब जो कोशिका होती है, उस कोशिका में यहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, लंब कोण पर। मात्र एक कला, जो एक ऐसा कोशिकांग है जो जिसमें क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली वाला अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। आवर्णी लवक, आवर्णी लवक कहने का तात्पर्य है
जिनमें क्या होता है, रंगहीन कहते हैं, अवर्णी लवक। और वर्णी लवक ये कहलाएगा वर्णी लवक। कौन? रंगीन, रंगहीन होता है कौन सा? आवर्णी लवक। और इसके अलावा हरित लवक हरे रंग के बारे में बताता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें बहुत अधिक विकसित होती है, तो सीधा सीधा आंसर लेना है भैया। नई कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बहुत अधिक विकसित होती है। न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका का काम क्या है? तो सीधा सीधा बात है, डीएनए का संश्लेषण करना। डीएनए का संश्लेषण करना ये किसका कार्य है? ये काम है किसका? न्यूक्लियोलस का। कहने का तात्पर्य ये हमारा जो ये केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर हम केंद्रक के अंदर की संरचना का निर्माण करें तो यहीं पर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और यहीं पर हम बात करते हैं धागे जैसी संरचना जो संघनित रहती है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, अर्थात डीएनए। अर्थात डीएनए आंसर है कि आंसर कहता है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है? तो एक न्यूक्लियोलस का काम है डीएनए का संश्लेषण करना, अर्थात डीएनए का यहां पर संश्लेषण होगा। तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल, सिंगर एवं निकोलसन के बारे में हम बात करते हैं, तरल मोजेक मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पर इसके अलावा एक और मॉडल होता है जिसको हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल। तरल मोजेक मॉडल क्या व्याख्या करता है? तो कोशिका झिल्ली की संरचना और क्रियात्मक दोनों की प्रकृति की चर्चा करता है तरल मोजेक मॉडल के ऊपर। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी किस अवस्था में होती है? तो याद रखना, गुणसूत्रों की संख्या जब एस्टर्स या स्पिंडल्स अपने ओर खिंचाव उत्पन्न करते हैं, कौन सी अवस्था में? एनाफेस अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्थात हम यदि मेटाफेस अवस्था में क्या होता है? मेटाफेस अवस्था में ये सेंट्रो आपका सेंट्रो यहां पर सोमेयर है और ये इस प्रकार से ये मेटाफेस अवस्था में इस प्रकार से स्पिंडल्स हैं, तरकू हैं। ये मेटाफेस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। जबकि एनाफेस अवस्था में, एनाफेस अवस्था में इस तरकू का क्या होने लगता है? ऊपर की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे ये एल शेप, भी शेप, आई शेप, जे शेप के क्या निर्माण होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स की संरचना या नजर आती है से संरचना नजर आती। कौन सी अवस्था में? ये कहलाती है एनाफेस अवस्था। एनाफेस अवस्था में, एनाफेस अवस्था में ये कंडीशंस देखने को प्राप्त होती है। यही तो हमारा प्रश्न था कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी किस अवस्था में हो जाती है? तो आधी हो गई एनाफेस अवस्था में। प्लाज्मा झिल्ली का सिंगर एवं निकोलसन मॉडल रॉबर्टसन्स के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो प्लाज्मा सिंगर एवं निकोलसन का जो मॉडल था तरल मोजेक मॉडल के अंतर्गत, उन्होंने इसके बारे में बताया था, यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की संरचना को समझाया था। वहीं पर रॉबर्टसन ने क्या बताया कि सिंगर एवं निकोलसन का जो मॉडल था उस अवस्था में प्रोटीन के बारे में जो बात की या लिपिड्स के बारे में बात की थी, वहीं पर रॉबर्टसन ने प्रोटीन की व्यवस्था को अलग प्रकार से समझाया हुआ था। मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में समजातीय गुणसूत्र कब अलग अलग होते हैं? अलग अलग भैया अभी अभी बताया मैंने, एनाफेस प्रथम अवस्था में अलग अलग होते हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो 4 स्टैंड अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर को समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि क्रॉसिंग ओवर अर्थात किएजमा, तो स्टर क्रोमेटिड्स के रूप में इस प्रकार से संरचना हमको देखने को प्राप्त होती है और यही आपस में क्या बना लेते हैं? युगली बना लेते हैं। रिंग के रूप में हम देख, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, और यहाँ पर एक संरचना का निर्माण होता है जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं जी? संरचना जो बनती है
एक किएजमा कहलाती है। और यहाँ पर इसको आप ऐसे भी अध्ययन कर सकते हो, इसको आप ऐसे अध्ययन कर सकते हो। आपकी बुक्स में इस प्रकार की संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर्स, अर्थात यहाँ के जीन्स इस साइड, यहाँ के जीन्स का कुछ खंड यहाँ इस साइड होता है, ये और ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये बोल कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते। तो क्रॉसिंग ओवर्स कब होता है, 4 स्टैंड। अब कौन से में, 4 स्टैंड्स अवस्था। अगला प्रश्न है, जीवों में मियोसिस अर्धसूत्री जो विभाजन है, जीवधारियों के बारे में बात कर रहा है, कब होता है। तो मैं बता चुका हूं कैसा प्रजनन क्या है, ये होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। और लैंगिक जब जनन होगा तभी कौन सा होता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अब इसके पश्चात अगला प्रश्न जो आया है, फिर केंद्रक के ऊपर प्रश्न आया हुआ है। केंद्रक में हम क्या देखते हैं, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो जहां तक हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, तो डाघर्टी नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया। एक थी प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक अर्थात प्रो मतलब प्राचीन, ओशियन टाइम्स, प्रो मतलब प्राचीन अर्थात बैक्टीरिया वाली कोशिका। कैरियोटिक जो शब्द हो कैरियन शब्द से बना है, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक अर्थात प्राचीन केंद्रक। और प्राचीन केंद्र की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, माइकोप्लाज्मा की। ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक। और इनमें केंद्रक कैसा होता है, तो आप लिखेंगे अल्प विकसित या अब्सेंट, अनुपस्थित होता है। जब अनुपस्थित है हम देख रहे हैं कि केंद्रक कैसा है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है। तो क्वेश्चन भी ये पूछा है, अनुपस्थित होता है केंद्रक जो होता है कैसा होता है, अनुपस्थित। और किसमें, तो हमने जान लिया बैक्टीरिया में केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक की संरचना के अध्ययन के लिए किस प्रकार की कोशिका सबसे अच्छी होती है। तो सबसे शुरुआत मैंने आपको बताया, जब कोशिका का विभाजन होना रहता है तो सबसे पहली होती है कौन सी अवस्था, इंटरफेज अवस्था। और इंटरफेज अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, तैयारी की अवस्था कहा जाता है। और इस तैयारी की अवस्था मतलब सबसे ज्यादा टाइम कौन सी अवस्था में लगता है, सबसे ज्यादा टाइम किस अवस्था में लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इंटरफेज अवस्था में। लगभग यदि हम एक कोशिका की बात करें, मानव शरीर की कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका चक्र का पूरा होने में लगभग कम से कम आवर का टाइम लगता है, जिसमें 22 से 23 घंटा टाइम इंटरफेस में और लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम विभाजन में लगता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्र की संरचना का भैया हमको अध्ययन करना। तो किस प्रकार की कोशिका हो, तो हम देखेंगे कि जब कोशिका कौन सी अवस्था में हो, इंटरफेज अवस्था में होती है, तब इस केंद्र की संरचना का अध्ययन किया जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। भैया झिल्ली तो अब हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा अर्थात जीवाणुओं के बारे में पढ़ा, और जब जीवाणुओं के बारे में हमने पढ़ा तो यहाँ तो केंद्रक क्या है, अनुपस्थित है। तो फिर पूछता है झिल्ली रहित, मतलब झिल्ली रहित केंद्रक, केंद्रक है ही नहीं है, झिल्ली भी नहीं है, तो आंसर क्या लेना है दोस्तों, सी लेना है, जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल कहते हैं अपन लोग, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका का केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहा है, और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से संबंधित रहता है। तो हमने इसका डायग्राम इससे पहले आपको बताया कि ये मान लो कोई कोशिका है, ये कोशिका है, और इस कोशिका में यहाँ पर भरा रहता है साइटोप्लाज्म, और ये है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है केंद्रक, और
केंद्रक की संरचना का यदि हम ऐसे अध्ययन करें, इस प्रकार से हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम बने रहते हैं, जरूर हम गोल बनाते हैं लेकिन उसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, अर्थात बीच बीच में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, बीच बीच में पाए जाते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से यहां पर भरा रहता है क्या, साइटोप्लाज्म, यहां पर पाया जाता है, यहां पर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे संबंधित हो गया, ये जो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, पोर अर्थात छिद्र पाए जाते हैं, नाभिक में केंद्रक की झिल्ली के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों के माध्यम से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसके द्वारा, केंद्रक में पाए गए छिद्रों के द्वारा। आंसर क्या लेना है, केंद्रक के छिद्रों के द्वारा। केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक याद रखिएगा, कौन, थैलिस फोंटाना। थैलिस फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्थात बायोमेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है, यह एक आधारभूत लक्षण है इसका, अर्थात इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ अंदर और बाहर होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है, डिफ्यूजन की क्रिया, इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब चीजें कहाँ पाई जाती है, उसकी बायो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मतलब आयंस के रूप में। आंसर क्या लेना है, आयंस का नियमन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात, न्यूक्लियोप्लाज्म कहने का मतलब केंद्रक का द्रव, उसका पार्स ग्रेन्युलोसा जो होता है किसका बना होता है, सीधा सीधा आंसर केंद्रक की बात कर रहा है, मतलब प्रोटीन, आरएनए, ये सब चीजें प्रेजेंट है वहां पर, तो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ग्रेन्युलोसा। क्रोमोमियर्स गुणसूत्र में किस रूप में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्रोमोमियर्स अर्थात यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में बात कर रहा है, ये गुणसूत्र तंतु पर गांठ के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, आंसर इसको लेना है। उसके अलावा एक कोशिका निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह, कोई भी कोशिका है वह किसकी अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकती, तो आंसर याद रखना, एंजाइम्स। एंजाइम्स यदि एब्सेंट है तो कोशिका में कोई प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होगा, ना जैविक क्रियाएं होंगी, ना भोज्य पदार्थों का अपघटन होगा, ना कोई श्वसन संबंधी क्रियाएं होंगी, इसलिए आंसर लेना है एंजाइम्स। सेल साइकिल हार्वर्ड और पेल के द्वारा बताया गया, सेल साइकिल कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है, तो याद रखना G2 अवस्था। शुरुआत में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था, G2 अवस्था के बारे में। ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर G0 अवस्था, यहाँ S और ये G2 अवस्था। यहाँ पर क्या होता है, कोई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यहाँ पर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, और यहाँ पर हम ट्यूबुलिन प्रोटीन्स या हम बात कर लें आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात जितनी भी प्रोसेस था यहाँ कंप्लीट हो चुका है, डीएनए डबल हो चुका है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ यहाँ पर संश्लेषण होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा और सीधा सीधा अब सेल कहाँ चली जाएगी, विभाजन की अवस्था में चली जाएगी। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लेना है हमको, तो G2 अवस्था बहुत कम टाइम के लिए होने वाली अवस्था है। लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, तो सीधा सीधा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, तो लाइसोसोम्स उत्पन्न किए जाते हैं, तो लाइसोसोम जो उत्पन्न होते हैं, लाइसोसोम किसका निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम्स का निर्माण गाल्जी काय के द्वारा होता है। एक्रोसोम और गाल्जी, एक्रोसोम लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी काय करती है, आंसर सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका में हम शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करते हैं 175 सेंटीमीटर। वहीं पर मानव शरीर की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका में अंड कोशिका की बात करते हैं, सबसे लंबी कोशिका हम तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। क्लियर। कोशिकांग अर्थात जैसे कोशिकांग शब्द आ जाता है मतलब कोशिका के अंग, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना दोस्तों, ये लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, ये सब पाए जाते हैं ना, ये ब्रेन, ये हार्ट, यहाँ पर हम हार्ट की बात करते हैं, ये अंग है। और ध्यान दीजिएगा वैसे ही कोशिका में क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब क्या है? ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इनको कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग को एक दूसरे से हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया। प्रोकैरियोट अर्थात जीवाणु कोशिका, प्राचीन कोशिका में राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक्स में, वहीं यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। एक और नॉलेज दे देता हूं मैं, 70S का जब नाम आ ही गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S, यदि आपसे पूछा माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S का राइबोसोम्स पाया जाता है। और शरीर की कोशिकाओं में कितना 80S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक्स में किसको लेना है? हमको 70S को लेना है। और 80S किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ये मानव कोशिका की हम बात करें या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है 80S। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं लेना है, सीधा सीधा आंसर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग को राइबोसोम्स कौन सा है? तो 70S। 80S राइबोसोम्स की उप इकाइयों के बारे में बात करते हैं। 60S प्लस 40 का निर्माण करते हैं 80S। तो एक क्या कहलाती हैं? उप इकाई कहलाती हैं। इसमें आरएनए के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना 3 अणुओं की। एक वृक्ष की आयु को ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि होती है उनके वार्षिक वलय का अध्ययन करना। वार्षिक वलय कहने का मतलब कोई भी जो कोशिका होती है उसमें आप देखना इस प्रकार के कुछ वलय जैसी संरचना का निर्माण होता है, इसी को वार्षिक वलय कहते हैं। तो वार्षिक वलयों के आधार पर हम प्लांट की या कोई भी वृक्ष की आयु का ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? टाइलोसिस किसमें होता है? टाइलोसेंस किसमें होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है जाइलम कोशिकाओं को आप याद रखिएगा। रसकाष्ठ पाया जाता है जाइलम का बाहरी भाग होता है बेटा इसका आंसर सीधा सीधा, क्योंकि बाकी ऑप्शन को यदि पढ़ूंगा तो दिमाग में अपलोड हो सकता है, इसलिए सीधा आंसर जाइलम टाइलोसेंस पाया जाता है। वहीं जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो हम जानते ही हैं, जाइलम जल का अवशोषण करता है। तो जाइलम द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? निम्न बोलता है एक कौन सा कथन असत्य है खोजना है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग इसको हम ध्यान नहीं दिया करते हैं और सीधा सीधा हमको लगता है सत्य के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम उसको लिख देते हैं। तो असत्य कथन हमको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, पहला सी वाला लाइन तो देखिए सबसे पहली नजर मेरी उसी में गई है। क्या बोलते हैं? एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक है, वनस्पति बोलता है। फिर मैथिस स्लाइडेन ने केंद्रक की खोज की। भैया तो हम लोग तो पढ़े हैं कि केंद्रक की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन था। ये वाला आंसर तो यहीं पर कट गया कि ये तो असत्य कथन बोल रहा है। बल्कि स्लीडेन ने क्या किया था? कोश का सिद्धांत के बारे में बात की थी। फिर देखते हैं, एक कोश की जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है। बिल्कुल सही बात। कोई भी संरचना जो पूर्ण कोश की संरचना के बराबर नहीं होती स्वतंत्र जीवन को नहीं दर्शाती। बिल्कुल बात सही है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ये भी लाइन सही है। आंसर क्या लेना है दोस्तों? सी लेना है। अभी देखिए स्लीडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोश का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न उसी के ऊपर है, कोश का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने का सिद्धांत के बारे में बताया। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग का आंसर हमको लेना है। जिन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग एक ऐसे वैज्ञानिक जिसने शुक्राणु के बारे में बताया, बैक्टीरिया के बारे में बताया, आरबीसी के बारे में बताया और साथ साथ में जीवित कोशिका का भी अध्ययन किया। स्वान कोशिका सिद्धांत में से इसके आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया स्वान ने। ध्यान दीजिएगा, शरीर की प्रत्येक कोशिका में समान आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। सभी सजीवों में जैविक कोशिकाएं सूक्ष्म रूप से शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होती है। प्राणियों एवं पादपों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से बना है। ये लाइन इसमें लिखी हुई है, कोशिका सिद्धांत में है। स्लीडेन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था वह क्या व्याख्या करने में असमर्थ था? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका बनती है वो कैसे बनती है। इसके बारे में उन्होंने ये बात नहीं बता पाए। ये तो जरूर बताया था कि कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, लेकिन कैसे होता है इस बात को वह नहीं बता पाए। अनुवांशिक पदार्थ अर्थात हम डीएनए की बात करते हैं,
डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ, दुनिया का सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ या दुनिया का सबसे पुराना आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो आरएनए। कुछ पश्च विषाणुओं में आरएनए, जैसे हमने अभी कोविड, एचआईवी, इनके बारे में बात करते हैं ना, इनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए है। अब भैया मान लो किसी जीव बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ मान लो आरएनए है, तो सर वो प्रोसेस कैसे करेगा? तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होता है और फिर वह डीएनए का निर्माण करेगा, और डीएनए फिर अपना रेप्लिकेशन करके फिर से डीएनए बनाएगा, और डीएनए के थ्रू फिर आरएनए का निर्माण होगा। इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर नेक्स्ट होता है ट्रांसलेशन, अर्थात अनुवादन, और अनुवादन के थ्रू क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ किसमें? नेक्ड अवस्था में रहता है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें वो केंद्र तो पाया नहीं जाता है, तो अनुवांशिक पदार्थ उनके कोशिका द्रव्य में ही बिखरा हुई अवस्था में पाया जाता है। तो किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका, अर्थात बैक्टीरिया कोशिका, माइकोप्लाज्मा कोशिका, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, इन सब में अनुवांशिक पदार्थ नेक्ड फॉर्म में रहता है। अगला प्रश्न है ओमनी सेलुला ई सेलुला बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो विर्चोव। विर्चोव नाम के वैज्ञानिक ने क्या बात कही थी? सभी कोशिकाओं का निर्माण उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था। और वहीं पर स्वीडन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया था? कोशिका सिद्धांत। विर्चोव ने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया। वहीं रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक के बारे में बताया, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसके बारे में बताया? तो इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन। तो आंसर क्या लेना है भी? कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहली होती है जीवन, फिर एस, फिर G2 और फिर M। ये हमारा सही क्रम है बेटा। आंसर देखते हैं। जीवन किसमें है? ये है जीवन, फिर S नहीं, ये वाला आंसर होगा कि पहले जीवन, फिर S, फिर G2 और फिर M। और इसका डायग्राम मैं आपको पहले बना करके दिखा चुका हूं, इस प्रकार से जीवन, G2 और S फेस होता है। ये देखिए, पहले जीवन, फिर S, फिर G2 और फिर M फेस। इस लाइन को आप याद रखिएगा, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। किसका? विभाजन के संदर्भ में क्वेश्चन। ध्यान रखना कि जो परीक्षाएं हमारे निकट भविष्य में होने वाली हैं उनके लिए सबसे ज्यादा वर्तमान में देखोगे तो जो क्वेश्चन का पैटर्न आजकल आने लगा है उसमें विभाजन के अर्थात सेल डिवीजन के क्वेश्चन, जेनेटिक्स के क्वेश्चन, प्लांट मार्फोलॉजी के क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम या हम श्वसन के बारे में बात करते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में सेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने भी वही प्रयास किया है आपके लिए कि आप इन प्रश्नों की तैयारी किस प्रकार करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए आपके सामने आप स्क्रीन में एक नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर में आप संपर्क करें, कॉल करें, और कॉल करके अपने आप को हमारी इस कोचिंग सेंटर्स में आकर के अपने आप को एडमिशन लें, और इस क्लास को भी ज्वाइन करें। लाइव क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस चल रही हैं, इस क्लास को भी ज्वाइन करते हुए आप अपनी तैयारी को पुख्ता करें। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में क्या सही नहीं है? प्रोकैरियोटिक के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ध्यान रखना, हिस्टोन के संदात सम्मिश्रित डीएनए, पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित, मीसोसोम अनुपस्थित होना, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। तो क्या सही नहीं है? तो आंसर हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखना, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक नया टॉपिक आपके लिए, एक नया चीज आ गया। तो हम लोग बात करते हैं कि भैया एक कोशिका जो होती है, कोई भी कोशिका, मानव शरीर की जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में लगभग जो डीएनए की लेंथ होती है वह 2.24 मीटर के समथिंग होती है। अब इतना बड़ा जो डीएनए है, इस डीएनए को उस केंद्रक के अंदर कैसे रखा जाता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है? कंडेंस होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन में हम बात करते हैं H1, H2, H3 और H4 की, जिसको H1 को हम बोलते हैं लिंकर प्रोटीन। और इस प्रकार से हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स है, तो इस हिस्टोन प्रोटीन्स में जो डीएनए होता है ये इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता, कंडेंस रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो आंसर क्या होगा? हिस्टोन के साथ सम्मिश्रित डीएनए।
नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, तो सीधा सीधा केंद्रिका नहीं पाई जाती, झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। मतलब आंसर क्या लेना है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? पीपीएलओ, ये भी एक वायरस है, तो ये भी एक क्या है, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आता है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है? तो सीधा सीधा बात, केंद्रक के आधार पर, अर्थात केंद्रक में झिल्ली यदि प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक है, नहीं है मतलब प्रोकैरियोटिक की बात की जाए। उसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिड के बारे में असत्य कथन बताइए। प्लास्टिड के बारे में असत्य कथन कौन सा है? कि ये समस्पादप कोशिकाओं इंग्लैंड में पाए जाते हैं, सही है, ये लाइन तो सही है। आकार में बड़े होते हैं प्लास्टिड्स, ये भी सही है। इसमें कुछ विशेष वर्णक पाए जाते हैं, सही है। हमने अवर्णी लवक, वर्णी लवक, मतलब असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या लेना है हमको? डी लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट्स से संबंधित है? प्रोकैरियोट्स ना, ध्यान रखिएगा, भूरी शैवाल, ये शैवाल जो लिखा है भैया, ये तो प्लांट में चले गए। आंसर लेना है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। साइटोक्रोम बात कर रहे हैं, साइटोक्रोम कहां पाए जाते हैं? तो साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया की, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये आउटर और ये इनर। तो इनर वाली जो लेयर होती है श्वसन संबंधी, इसमें क्या पाए जाते हैं? साइटोक्रोम पाए जाते हैं। टीलोमियर्स का कार्य होता है, टीलोमियर्स क्या काम करते हैं? जैसे हमने कोशिका के बारे में जब बात करते हैं तो ये होता है हमारे यहाँ पर सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, और यहीं पर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के बारे में, अर्थात जो हमारी कोशिका है उस कोशिका में जो ध्रुव की बात करता है, पोलर एंड कहलाते हैं, पोलर, दो पोलर होते हैं, तो ये गुणसूत्रों की ध्रुवता को बनाए रखता है। केंद्रीय आवरण किसका व्युत्पन्न है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय आवरण कहने का मतलब है कि जैसे हम जब कोई कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका में हम क्या देखते हैं कि एक केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक के बगल में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं हल्के हल्के दाने, जो राइबोसोम्स कहलाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कौन सा? RER कहते हैं, RER कहते हैं। और इन RER में ही पाए जाते हैं क्या? हम देखते हैं केंद्रीय आवरण किसका व्युत्पन्न है? तो आंसर याद रखिएगा, खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जीवाणुओं में यूकैरियोटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? तो जीवाणुओं में एक चीज पाई जाती है, राइबोसोम्स, 70S टाइप का। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? इजी आंसर, लाइसोसोम्स। जब राइबोसोम्स के 30 और 50 का चक्र होता है तो ये 70S आ गया। तो किस राइबोसोम्स का निर्माण होता है? तो आंसर लेना है 70S। गुणसूत्रों का आनुवांशिक दृष्टि से कौन सा सक्रिय भाग होता है? सक्रिय भाग कौन सा होता है? यूक्रोमेटिन कहलाता है। हेट्रोक्रोमेटिन्स और यूक्रोमेटिन होते हैं, तो यूक्रोक्रोमेटिन क्या है? आनुवांशिक दृष्टि से सबसे सक्रिय होता है। G0 अवस्था मतलब वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है, अर्थात कोशिका चक्र से बाहर जो निकल जाती हैं, उनको हम जीरो अवस्था में, जैसे हमारी यहाँ पर हम बात करें हमारे हृदय की जो कोशिका है, तो नर्वस कोशिका है, इनमें कभी विभाजन नहीं होता है, इसलिए G0 अवस्था में रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन लाइसोसोम्स में बहुतायत पाया जाता है? तो आइसोमरेज एंजाइम्स बहुतायत मात्रा में यहाँ प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिकाओं को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन पौधों की कोशिकाओं में? देखो, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका कला पाई जाती है, नाभिक भी पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, तीनों चीजें, लेकिन लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑक्सीकरण एंजाइम्स प्रायः किसमें पाए जाते हैं? ऑक्सीकरण जो एंजाइम्स होते हैं जो श्वसन संबंधी क्रियाएं करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कैप्साइकिल में हम बात करते हैं। कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? असत्य पूछा है, बोलता है स्तंभ कोशिकाओं के बारे में कि यह केवल भ्रूण कोशिकाओं पाई जाती हैं। जी नहीं, ये अन्य कोशिकाओं में भी यह प्रेजेंट होती है। कौन सी? स्तंभ कोशिकाएं।
वह कोशिकांग जो प्रकाश श्वसन से संबंधित है कहलाता है प्रकाश श्वसन संबंधी लाइसोसोम, गलाक्सीसोम, नहीं ये होगा पराक्सीसोम। असत्य कथन को बताना है। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए उपयुक्त पदार्थ मानव लाल रुधिर कणिकाएं। कोशिका झिल्ली की असत्य जोड़ा ना, असत्य जोड़ा चुनिए। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए उपयुक्त पदार्थ है मानव की लाल रुधिर कणिकाएं। कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्यवस्था द्विसतह पर। कोशिका झिल्ली में लिपिड की अधिकता होती है फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली का संगठन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ये आंसर यहाँ पर असत्य है, ये प्रोटीन्स को हमको यहाँ पर याद रखना है, प्रोटीन्स प्लस लिपिड। आवर्णी लवक जो तेल और वसा का संग्रहण करता है इसको हम बोलते हैं तैलीय प्लास्टिड कहा जाता है। और जीव वैज्ञानिक ने पादप जगत और प्राणी जगत को बहुत बड़ी जातियों में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान निकाला कौन से जीवों में सबसे अधिक है, तो आंसर रखना कीटों में। और अंतिम प्रश्न है आज का, गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के टेम्परेचर को किस प्रकार से रखते हैं, तो भैया ये अपने शरीर को वातावरण के तापक्रम को बना करके बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा एमसीक्यू का जो टॉपिक था सेल के ऊपर, इसको हमने लगभग कंप्लीट किया है। साथ साथ में हमने मियोसिस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आप भी इन क्वेश्चन को जाकर के सॉल्व करें और समझें। इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आपका देखते होंगे तो वहां पर एक बेल का बटन है उसको जरूर करके टच करिए और निश्चित रूप से कमेंट करिए। और जो चीज क्लियर नहीं होती है उसको हमारे ये दिए हुए नंबर में संपर्क करके क्लास को ज्वाइन करें। हमारी लाइव क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की हमारे कोचिंग सेंटर से प्रारंभ हो चुकी हैं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगी। इन्हीं आशा और भरोसा के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। नमस्कार।